ओके आपके परसेंटाइल क्या है पहले ये बताओ। सो मेरा 10th में 93% था, 12th में 94.2, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में 80% एंड फाइनली मेरा कैट परसेंटाइल वॉज 97.8%. इसके अलावा क्या क्या कॉल्स थे आपके पास, कहाँ कहाँ के ऑफर लेटर्स थे? सो मेरे पास कॉल्स न्यू आईएम्स के थे, ठीक है। आईआईटी दिल्ली, ठीक है। एमडीआई गुड़गांव, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ वाला. तो मैं अपनी बात करूँ, मैं तो मतलब अकेला पड़ा रहता था, मेरे को किसी से मतलब नहीं था, मैं अपने टेक जॉब में खुश था. ठीक है। बट अब यहाँ आके रियलाइज़ हो रहा है कि बस उससे काम नहीं चलेगा. नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड। हम आज हैं एसपी जैन मुंबई। अगर आप मैनेजमेंट एस्पिरेंट हो और अपने लिए एक अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज आप ऑब्वियसली जब आप सर्च करते हो तो एसपी जैन बॉम्बे का नाम आपके सामने आता ही आता है। ड्रीम कॉलेज है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। कोशिश हम ये करेंगे कि जैसे हमारी कोशिश होती है कि हर एक वीडियो में एक बिल्कुल अनफिल्टर्ड रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं हम हर एक इंस्टीट्यूशन का। सेम वही कोशिश हमारी यहाँ भी होगी। तो हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? हेलो, हम सत्यार्थ वत्स. क्या पढ़ाई कर रहे हो आप यहाँ पे? PGDM इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में. इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में कर Yes. रहे हो आप। ग्रेट, ठीक है। तो सत्यार्थ देखो, जो हमारी ये कोशिश है ना, ऑलमोस्ट हम 6000 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम समझना ये चाहते हैं कि जब एक बच्चा एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करता है, ठीक है, तो वहाँ की एम्प्लॉयबिलिटी तो चलो अच्छी है, बट इन जनरल अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो अलार्मिंग है, राइट। तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों के थ्रू जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं उनके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा निकालें ताकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी चेंज आ पाए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो समझें कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस है वो क्या अच्छा कर रहे हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे जो आप अच्छा कर रहे हो, जो चीज़ें आप इनिशिएटिव्स लेते हो उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा कंसर्न जो इंडस्ट्रीज़ का है या कॉर्पोरेट्स का है वो उनका ये है कि स्टूडेंट्स में वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम उनको जॉब दे पाएँ। सबसे बड़ा कंसर्न ये है, और उसको बैक करते हैं इस डेटा से कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में वो करिकुलम आउटडेट हो चुका है और हमें फिर इस वजह से स्किल का गैप देखने को मिलता है। तो एसपी जैन मुंबई ऐसा क्या करता है जिससे कि इसका एवरेज प्लेसमेंट या मीडियन प्लेसमेंट मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो 30 लाख रुपए है। किस तरीके के करिकुलम में चेंजेस किए गए हैं? सो पहली तो बात ये है कि लाइक SPJIMR उनके पास काफ़ी सारी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है, ठीक है। तो इसके लिए उनको बार बार अपना करिकुलम चेंज करते रहना पड़ता है. बाय लाइक एवरी ईयर दे हैव टू चेक व्हाट्स ट्रेंडिंग एंड फिर हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है. ठीक है। सेकेंडली इज़ कि ये आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द फ्यू कॉलेजेस है जहाँ पे आपको अपनी स्पेशलाइजेशन पहले चूज़ करनी पड़ती है बिफोर एंटरिंग द कॉलेज. ठीक है। एंड इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे का लाइक एवरी स्टूडेंट हैज़ अ क्लियर फोकस कि उसे कहाँ जाना है फ्यूचर में. अनदर थिंग इज़ दिस इज़ अ प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज. सो क्या मतलब होता है प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज का? जरा लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में समझाओ। सो प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज का जो ऑपोजिट होता है विच इज़ लाइक कैट परसेंटाइल पे मोस्टली जैसे हमारे IIMs लेते हैं. SP जैन का ऐसा है कि वो आपका ओवरऑल प्रोफाइल देखेंगे. स्टार्ट करेंगे कि आपका 10th 12th अंडर ग्रेजुएट में मार्क्स कैसे हैं, फिर देखेंगे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंट है कि नहीं उस फील्ड से जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं. ठीक है। देन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स योर एप्लीकेशन. तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड नॉट जस्ट योर कैट परसेंटाइल. कैट परसेंटाइल का एक बहुत जनरल 85 परसेंटाइल का मतलब कट ऑफ है. उसके ऊपर अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो यू विल गेट सिलेक्टेड इन इंस्टीट्यूशन. और वर्क एक्सपीरियंस को कितना वेटेज मिलता है यहाँ पे? So exact criteria is not noted, but mostly like people with, especially in the information management and operations management spec, they have about 2.5 years of experience. Okay. वहीं हम marketing की बात करें, it's mostly freshers because that's what the industry demands, like fresh ideas and everything. So overall batch को देखा जाए, I would say 1.5 years, 2 years का experience तो सबके पास है ही. And they've also recently started with the PGDM BM course, Okay. which is almost equivalent to the फ्लैगशिप PGDM. ठीक है। एंड वहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ अ 2 years ऑफ वर्क एक्स. ठीक है। तो ये जो करिकुलम वाला आपने पार्ट बताया कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस हैं, इस वजह से ये एक मैंडेट भी हो जाता है कैंपस के लिए कि आपको अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को अप टू द मार्क रखना है. जो इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको पढ़ाना है. ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या इनिशिएटिव्स लेता है इसमें? सो अनदर यूनिक थिंग इज़ कि SPJIMR का बहुत यूनिक फोकस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. तो इसकी वजह से दे हैव 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स जिससे आपकी मैनेजरियल स्किल्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कंबाइन होती हैं. ठीक है। फर्स्ट अमंग देम इज़ कॉल्ड ADMAP. ठीक है। इसमें आपको क्या होता है कि आपका जो कैंपस है वो स्टूडेंट रन होता है. ठीक तो है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें स्टूडेंट पार्ट लेते हैं. आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, टेक होगा, प्लेसमेंट सपोर्ट होगा, उसमें सब लोग
एंटायर बैच इज डिवाइडेड इनटू these 20 एड मैप्स. ठीक है. फिर आपका इवैल्यूएशन होता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया उस पर, ठीक है. आपने क्या न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं. तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आपको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, आना चाहिए किसी को, बट आपके पास पावर नहीं है. एग्जैक्टली. तो इससे दिस हेल्प्स इन द इंडस्ट्री. सेकेंड यूनिक थिंग इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड अभ्युदय. ओके. इसमें आपको K-Ward, यहाँ अंधेरी वेस्ट इस रीजन में K-Ward में यू विल बी असाइंड a child who's like unprivileged, might range from 6th class to हर इंडिविजुअल को असाइन होता है. हर इंडिविजुअल को असाइन होता है. एंड आपको उसको ओवर द ईयर मेंटर करना होता है. आपको उसको मतलब एक्सपोजर देना होता है. कितने सालों तक? सो फर्स्ट ईयर्स के लिए होता है, बट देन नेक्स्ट ईयर वो आपके नेक्स्ट फर्स्ट ईयर को मिल जाएगा. मतलब सो ओवर 6 to class 12th या इवन बियॉन्ड दैट समटाइम्स उनको वो मेंटरशिप मिलते रहती है. उनको यहाँ से अभ्युदय एनजीओ ऑल्सो प्रोवाइड्स देम विद फंड्स फॉर लाइक स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग. तो दैट रियली लाइक एलिवेट्स दीज पीपल. एंड तो इसका आउटकम क्या होता है? जैसे आपने बताया कि एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे को असाइन किया जाता है, तो इससे आउटकम क्या ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं? रिसेंट टाइम्स में हम देखते हैं कि अ गुड मैनेजर इज़ वन हु एक्चुअली एलिवेट्स पीपल, फोकसेस ऑन द एम्पैथी डेवलप करने की कोशिश. एग्जैक्टली एम्पैथी डेवलप करवाएंगे आप उनकी. तो इन सच अ वे दे ट्राई टू, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग. सो और रियल लाइफ ट्रेनिंग. एग्जैक्टली रियल लाइफ ट्रेनिंग. ठीक है. और तीसरी चीज़? तीसरी चीज़ हमारी होती है एक वन मंथ का एवेल्युएटेड कोर्स कहते हैं उसे, DOCC, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. उसमें वी आर सेंट टू लाइक एन NGO अक्रॉस इंडिया, एंड वहाँ पे हमें उस NGO की मैनेजरियल हेल्प करनी होती है. लाइक जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना होता है. एंड या दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइक आवर मैनेजरियल एक्सपीरियंस हियर. तो ये इनिशिएटिव्स जो है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हैं, राइट? अब मेरा रिक्वेस्ट ये होगा, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस भी देख रहे हैं, अगर उनके फाउंडर देख रहे हैं या उनके डायरेक्टर्स देख रहे हैं, तो आप भी अपने प्रोग्राम में इस तरीके से चीज़ों को ऐड कर सकते हो ताकि स्टूडेंट को रियल लाइफ चैलेंजेस समझ में आए, उनको सॉल्व करने का तरीका खुद से वो ढूंढे, राइट? क्योंकि अगर आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो फिर कोई रीज़न नहीं है कि आप उस तरीके से इवॉल्व होकर नहीं निकलोगे. ठीक है. और दूसरा एस्पेक्ट होता है, चलिए कोर्स करिकुलम को आपने इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया. अब दूसरा आता है फैकल्टीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट? तो जब मैं पूछता हूँ कि किसी भी कॉलेज की फैकल्टीज़ कैसी हैं, तो उसमें दो सवाल होते हैं. पहला सवाल ये कि क्या फैकल्टीज़ के पास केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है, या कुछ फैकल्टीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने एक्चुअली कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है. तो यहाँ फैकल्टीज़ कैसी हैं? नहीं, एब्सोल्युटली, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर फैकल्टीज हैव वर्कड एट द इंडस्ट्री लेवल, बट दे फाइनली स्विच्ड टू टीचिंग, एंड वो उनके टीचिंग स्टाइल में क्लियरली पता भी चलता है. एंड दिस नॉट लाइक कि पुरानी फैकल्टीज ऐसी हैं, द न्यू वंस कमिंग इन, उनके पास भी वही एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का. तो उनके जो इंसाइट्स होते हैं, उनके स्पेशली जो रिसर्च एस्पेक्ट में उनके इंसाइट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं. ओके. तो कितनी % फैकल्टीज़ होंगी जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, या सारी ही फैकल्टीज़ हैं जिनके पास कॉर्पोरेट? नहीं, सारी की तो नहीं कह सकता, बट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर. मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं, बट फिर भी आई थिंक इट विल बी वेरी हाई, 70% है. 70+%. ठीक है. तो ये जो 70% फैकल्टीज़ हैं जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, मतलब रियल लाइफ चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है, प्लस सॉल्व भी किया, राइट? या कॉर्पोरेट में काम किया, और दूसरा है जो टीचिंग वाले हैं. ठीक है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बुरा है या एक अच्छा है. मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मेरे साथ साथ बाकी व्यूअर्स भी ये समझना चाह रहे हैं कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों के टीचिंग मेथडोलॉजीज में क्या डिफरेंस होते हैं, या दोनों मतलब आउटकम किससे बेहतर निकाला जा सकता है? मतलब एकेडमिकली देखें तो ऑब्वियसली जो प्रोफेसर्स हमारे वहीं उसी पार्ट से आ रहे हैं जिन्हें पूरे लाइफ अपना रिसर्च में डिवोट किया है, तो उनके जो इंसाइट्स हैं वो भी डेफिनेटली वो ज़्यादा वैल्यूबल हो सकते हैं. लेकिन आप अगर इंडस्ट्री एस्पेक्ट ट्रेनिंग के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली जो the person that has come from the industry will be able to provide better guidance on those aspects. तो ऐसे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि किससे बेटर आउटकम्स मिलते हैं. आई थिंक इक्वल आउटकम्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट दोनों ही आपको रखने होंगे अपने यहाँ पे, राइट? और एक प्रॉपर बैलेंस में रखना होगा. तो दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपको अपने इंस्टीट्यूशन में, मतलब अगर आपको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है, तो आपको एक परफेक्ट मिक्सचर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कॉर्पोरेट से भी लोग हों प्लस एकेडमिक से भी लोग हों, तो आप एक बेहतर इंस्टीट्यूशन बना सकते हो. ठीक है. तीसरी चीज़ आती है अब कि इंटर्नशिप्स किस तरीके की प्रोवाइड की जाती है और उनका रोल क्या होता है ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में? सो इंटर्नशिप्स थोड़ा SPJMR का लाइक साइकिल डिफरेंट है. वी हैव ऑटम इंटर्नशिप्स, दे हैव समर इंटर्नशिप्स. तो उसका बस ये होता है कि लाइक वी स्टार्ट अ बिट लेटर कंपेयर टू अदर कॉलेजेस. यहाँ पे जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर हो, बाकी कॉलेजेस में आपको जाके स्टार्ट कर देनी होती है प्रेपरेशन. यहाँ पे यू डू गेट अ ईयर टू एक्चुअली लाइक अंडरस्टैंड सम मैनेजमेंट की स्टडीज़. थोड़ा अपना एक टर्म आपको मिलेगा जिसमें आप अपने स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ोगे.
तो दैट हेल्प्स जब आप एक्चुअली इंटर्नशिप पे जाते हो तो वो नॉलेज आप अप्लाई कर सकते ठीक हो है। जो शायद बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलती है। ओके। तो इंटर्नशिप मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है? स्टार्ट हर जगह सेकेंड ईयर से ही होता है, बट हमारे इंटरव्यूज़ भी सेकेंड ईयर में ही होते हैं। ओके। या बाकी ठीक है। कॉलेजेस लाइक योर रेज्यूमे प्रिपरेशन, इंटर्नशिप का इंटरव्यूज़ वगैरह दे स्टार्ट अर्लियर, वे अर्लियर देन ठीक दैट। है। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये समझने में आप हेल्प करो। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आपने बताया कि प्रोफाइल बेस्ड, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस उनका, अगर कैट दूसरे आईएम्स की मैं बात करूँ तो हाँ हाई परसेंटाइल चाहिए होती है, राइट। यहाँ पे अगर आपका ओवरऑल प्रोफाइल ठीक है और थोड़ा कैट पे परसेंटाइल आपका लोअर एंड पे भी है, मतलब लोअर एंड मतलब 85 से कम तो नहीं ही चलेगा, राइट। तो यहाँ इंटरव्यू का भी प्रोसेस होता होगा। तो इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम आपका इंटरव्यू चला था, क्या ग्रिल भी किया गया था जाके जैसे कि बाकी आईएम्स में किया जाता है, तो इंटरव्यू का प्रोसेस क्या था, आप मुझे ये समझाओ, और ताकि जो स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं वो अपने इंटरव्यू में भी आपसे इंसाइट ले पाएँ। श्योर। सो मैं तो पहले वाला पार्ट बता दूं, एक्चुअली कैट परसेंटाइल का वेटेज है डेफिनेटली, लेकिन आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है। है। इट हैज़ टू बी अ ग्रेट प्रोफाइल इन अ वे कि कुछ आपने बड़ा किया लाइफ में, स्पाइक्स होने चाहिए आपकी प्रोफाइल में, तो देन यू विल गेट अ शॉर्ट लिस्ट। ठीक है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि आपकी कैट परसेंटाइल आने से पहले आपको ये प्रोफाइल की शॉर्ट लिस्ट आ सकती है। जैसे मेरे को ये मेरे कैट के एग्ज़ाम के नंबर भी नहीं आए थे, मेरे को शॉर्ट लिस्ट आ गई तो थी। ज़रा एग्जाम्पल से बताओ आपका प्रोफाइल कैसा रहा, Okay, आपके परसेंटाइल क्या है पहले ये बताओ। सो मेरा 10th में 93% था, 12th में 94.2, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में 80% एंड फाइनली मेरा कैट परसेंटाइल वॉज 97.8%। 97.8, Yeah. ठीक है। तो लाइक दिस ऑब्वियसली क्लियर्ड ऑल द कट ऑफ्स, बट परसेंटाइल वाइज देखें तो बहुत हाई स्कोर नहीं है। ठीक है। बट लाइक मेरा जैसे स्पेक्ट बताया था मैंने अपना इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, तो आई हैव 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन दैट, ओके। और मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे थे इन द सेम फील्ड। Okay. तो उससे मतलब आपका ओवरऑल प्रोफाइल जब इवैल्यूएट होता है तो इट ऑब्वियसली लुक्स लाइक कि आप मतलब इस रोल के लिए सूटेड या इस कोर्स के लिए सूटेड हो, आप कुछ दे पाओगे बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स से ले Value add कर पाओगे, पाओगे। वैल्यू एडिशन है बेसिकली। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? मैंने ग्रेजुएशन किया था नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, NSIT दिल्ली। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फिर क्या आपने ग्रेजुएशन जहाँ से किया उसका भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फिर? आई थिंक थोड़ा तो आई एम श्योर होता ही है, बट कांट से कि इनके मतलब कहीं कंपेंडियम में पैरामीटर में हो सकता है, आई फील, बिकॉज ओवरऑल आप देखें बच्चों की क्वालिटीज़ ऑफ अंडर ग्रेजुएट कॉलेज आर वेरी ग्रेट। ठीक है। इंटरव्यू पे आते हैं, कैसा रहा था इंटरव्यू? ओके, सो अनदर यूनिक थिंग अबाउट SPJMR इज़ कि यहाँ पे इंटरव्यूज़ ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं। Okay. तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, GI1 एंड GI2। ठीक है। तो आपका ग्रुप इंटरव्यू 1 जो होता है वो आपकी स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग होती है, आपके साथ मतलब 4 और लोग बैठ सकते हैं विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। ठीक है। जैसे मैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का था, मेरे साथ मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह सबके बच्चे बैठ रहेंगे, एंड देन दे आस्क यू अ क्वेश्चन स्पेसिफिक टू योर डोमेन। ठीक है। आपको वो आंसर करना है। हो सकता है कि आपने अगर कोई सेकंड प्रेफरेंस भर रखा है अपने स्पेशलाइजेशन के लिए, तो दे कैन आस्क यू दैट आल्सो, बट यूजुअली ओनली डिफरेंस इज कि आप 4 लोगों के साथ बैठे हुए हो, तो आपको अपने आंसर्स मतलब थोड़े सोच के बोलने पड़ते हैं। तो दैट इज़ GI1। वंस यू क्लियर दैट यू गो टू GI2। अब इसको मतलब आसान भाषा में GI2 को एक तरीके का HR राउंड या साइकोमेट्रिक राउंड कह सकते हैं। ठीक है। इसमें भी होता ग्रुप इंटरव्यू ही है, बट इसमें क्या होता है कि आपको बहुत एथिकल डिलेमास एंड लाइक डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के बारे में क्वेश्चनिंग होती है, एंड इट्स लाइक आई वुडंट से इट्स ग्रिलिंग, बट काफ़ी डीप तक वो चीज़ चली जाती है कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं कर वो रहे। साइकी समझना चाहते हैं आपका बेसिकली वो फिट देखना चाह रहे हैं कि आप हमारे कल्चर में फिट होते हो कि नहीं, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फॉर एग्जांपल दोगे किस तरीके के क्वेश्चंस थे? आई थिंक एक क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू का मेरे को याद आ रहा है, उसमें उन्होंने पूछा था कि आपका एक प्रोजेक्ट है एंड टुवर्ड्स द एंड आप बहुत सारे मिस्टेक्स करने लग गए हो, तो आप क्या करोगे? अब आप डेडलाइन एक्सटेंड कराओगे, आप जैसे मिस्टेक्स हो रहे हैं वैसे भेज दोगे, तो आप क्या करोगे? तो इट्स नॉट लाइक अ क्वेश्चन इसमें येस और नो या राइट, इट्स ऑल ग्रे। वो आपका अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि आपका रीजनिंग क्या है, कि मतलब आप एथिक्स में बिलीव करते हो कि नहीं हो। तो लाइक मैंने कहा था कि हाँ मैं शायद डेडलाइन एक्सटेंशन की तरफ जाऊँ। दूसरे मेरे साथ जो बैठा था उसने बोला था कि नहीं, मेरे लिए डेडलाइंस आर सैक्रोसैंक्ट एंड विच इज़ अ बिग थिंग एट SPJMR, मतलब कि डेडलाइंस को ब्रीच नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। तो उसने वो बोला था। तो ऐसी लाइक डाइवर्स ओपिनियंस आते रहते हैं कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो क्या आपने जो आंसर किया उसको फिर आपको बैक करना होता है किसी और एक्सप्लेनेशन से? हाँ, सो बेसिकली अभी मैंने जैसे कह दिया कि हाँ चलो आई फील कि मेरे प्रोजेक्ट की क्वालिटी मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड आस्क फॉर अ डेडलाइन एक्सटेंशन। अब वो बोलेंगे कि मतलब
आप डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए जा रहे हो, आप एक्चुअल वर्क में तो आपके लिए पेनल्टी हो वही जाएगी। ग्रिलिंग वाला प्रोसेस समझ आता है। एक्चुअली द ग्रिलिंग स्टार्ट्स देयर कि मतलब आपका क्लाइंट बोलेगा कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हम तो आप पे कुछ पेनल्टी लगाएंगे, तो आप उसको कैसे डील करोगे? फिर आप कुछ आंसर करोगे कि हाँ मतलब बट स्टिल मेरे लिए प्रोजेक्ट की क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो दैट कुड हैव अ मच ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट, तो आप उनको ये समझाने की कोशिश करोगे। फिर मतलब ऐसे ही करते करते ग्रिलिंग थोड़ा लंबा खिंच सकता है। आई थिंक 1 आवर का ऑलमोस्ट चलता है वही मैं समझना दिस चाहता हूँ, राउंड। सो या दिस लाइक 5-6 सिचुएशंस के अराउंड पूरा ग्रुप, इट्स नॉट अ ग्रुप डिस्कशन पर से, बट हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि आपका इस जो इन्होंने ओपिनियन दिया है उसके ऊपर क्या कुछ वैल्यू एडिशन है, या आप इससे डिसएग्री करते हो तो क्यों करते हो। तो इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया था आपने? क्या तरीका, मतलब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके लिए? टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं किया था, और मेरे को सजेशन भी यही दिया गया था कि डू नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, बिकॉज आप जब ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके जाते हो तो वो दिखता है कि आप कुछ मतलब पढ़ के आए हो, आपके पास कुछ प्रीवियस इंसाइट्स हैं, तो यहाँ के प्रोफेसर्स आर वेरी क्विक टू कैच दैट। ठीक है। तो लाइक बी ऑनेस्ट, एंड इफ़ यू थिंक यू आर एथिकल इन योर डेली लाइफ, आप अच्छी चीज़ें करते हो, तो GI2 शुड नॉट बी अ बिग इशू फॉर यू। उसके बाद सो GI2 हो गया, उसके बाद दैट्स द फाइनल राउंड, उसके बाद आपका फाइनल। या ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक नया जर्नी, राइट? आप बिल्कुल अनपॉलिश्ड हो, मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं पता है आपको, तो किस तरीके से पॉलिशिंग स्टार्ट करता है एस्पिरेंट? हाँ, सो मैनेजमेंट का आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग्स जहाँ पे जैसे बहुत इंजीनियर्स मैनेजमेंट में घुसते हैं, तो उनको फाइनेंस का कुछ नहीं पता होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कुछ नहीं पता होता है, मार्केटिंग का कुछ नहीं पता होता है। तो बेसिकली कोर्स तो ऐसे ही सेंटर्ड होता है कि आपको सारे कोर्सेज स्टार्ट में करवाया जाए। डे 1 पे क्या होता है? अगर मैं एक हफ्ते का पूरा पूछूं आपसे कि हाँ, फर्स्ट वीक मतलब इंडक्शन होता है, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जाता है। आपको ये जैसे मैंने 3 चीज़ें बताई थी, एडमा, अभ्योदय एंड DOCC के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि आपको कैसे करना है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक। फिर आपको हर कमिटी का इंट्रोडक्शन मिलता है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है मैनेजमेंट का बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स एंड कॉर्पोरेट केस कॉम्पिटिशन्स, तो उसके बारे में बताया जाता है थोड़ा। ठीक है। और ये जो केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनका कितना सिग्निफिकेंट रोल है? राइट, सो केस कॉम्पिटिशन्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इनसे नॉट ओनली यू गेट प्राइजेस, आपके CV में एडिशन होता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको सीधा वहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपको बस एक केस, कोई भी कंपनी आती है, इफ़ इट्स ओपन टू योर कॉलेज, आप उसके लिए अप्लाई करोगे, आपको एक केस सबमिट करना है। हो सकता है कि प्रिलिमिनरी थोड़े क्विज राउंड्स हों, जिसमें मतलब इफ़ देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट हैव अप्लाइड, उससे कट डाउन होकर थोड़ा स्मॉल नंबर हो जाए, देन वो आपको एक सिचुएशन देंगे, आपको उसको एनालाइज करके मतलब एक केस प्रेजेंटेशन देनी है, मतलब सबमिशन देनी है। भाई ऐसे ही करती राउंड 1 राउंड 2 सबमिशन किया, फिर प्रेजेंटेशन हुआ, फिर यू गो टू देयर हेडक्वार्टर्स एंड प्रेजेंट टू लाइक सीनियर लीडर्स, एंड बेसिकली एनी नेशनल फाइनलिस्ट गेट लाइक अ प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू और अ प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि इंस्टीट्यूशन आपको ये चीज़ें बता दे रही है, ठीक है। बट अब मुझे ये समझाओ आप, या कोई तरीका हो तो वो बताओ आप मुझे, जैसे कोई नॉन प्रीमियम कॉलेज का बच्चा हो, तो वो इन केस कॉम्पिटिशन्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? नो, सो एब्सोल्युटली, लाइक मोस्ट कॉर्पोरेट केस कॉम्पिटिशन्स आर ओपन टू एवरी कॉलेज। कैसे चेक कैसे करना होता है? बहुत सो देयर इज अ साइट कॉल्ड अनस्टॉप, या unstop.com, काफ़ी फेमस है। उस पर नॉट ओनली आपका ये कॉर्पोरेट केस कॉम्पिटिशन्स आते हैं, बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी आते हैं, तो आप ओपन फॉर ऑल, मोस्टली ओपन फॉर ऑल। कुछ कंपनीज का होता है कि हाँ मतलब हमें थोड़े प्रीमियम कॉलेजेस चाहिए, बट लाइक आई वुड से 80 to 90% ऑफ देम आर ओपन टू ऑल। यू विल हैव टू क्लियर लाइक क्विज राउंड्स, उसके बाद एलिमिनेशन, देन केस सबमिशन, एलिमिनेशन, केस प्रेजेंटेशन, एलिमिनेशन, देन फाइनल प्रेजेंटेशन। तो कहीं से भी हो, लाइक एनी मैनेजमेंट स्टूडेंट कैन गो फॉर दीज कॉर्पोरेट केस कॉम्पिटिशन, बिकॉज आपको PPI मिल रहा है, PPO मिल रहा है, प्राइज मनी मिल रहा है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस में जो आपकी लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। मेरे को मार्केटिंग का कुछ नहीं आता था, मैं जितने कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स करे हैं मार्केटिंग के, उससे मेरे को इतना नॉलेज बेस बढ़ा है, जो मतलब ऑल्दो करिकुलम का पार्ट है, उससे पहले मेरे को पता चल गया। तो दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, तो जो अभी अनस्टॉप के बारे में बताया इन्होंने, आप डेफिनेटली जाओ, वेबसाइट विजिट करो और देखो। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो बिल्कुल रीच करो आप, हम कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व कर पाएँ आपकी जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं बात प्लेसमेंट पे, राइट? जो कि ये सब करने के पीछे एक बड़ा मोटिव तो यही है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी हुई है उसमें। प्लेसमेंट के लिए ग्रूम कैसे किया जाता है कि राइट? सो यहाँ पे हमारे मैनेजर से बताया था बहुत सारी कमिटीज़ हैं, तो देयर इज़ वन कमेटी जिसका स्पेसिफिक काम है कि आपको बस ग्रूम करें, वो आपको सारा मतलब कंपेंडियम्स दें, जिससे आप कॉर्पोरेट
आपके जितने भी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं आप उसको प्रिपेयर कर सकें। तो बिफोर इंटर्नशिप एंड बिफोर प्लेसमेंट्स 1 मंथ मतलब ऑलमोस्ट सबका इस चीज़ में जाता है, दे प्रिपेयर हार्ड फॉर दैट। बिफोर दैट वी फोकस मोस्टली ऑन एकेडमिक्स, और एकेडमिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको उसमें अलग से कुछ ना सोचना पड़े। और ये सॉफ्ट स्किल्स वाला जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? कल्चरल कमिटीज़ हैं हमारे पास, वी हैव अ क्लब कॉल्ड स्पीक कमिटी, तो देयर यू कैन जस्ट गो एंड गिव लाइक पब्लिक टॉक्स किसी भी टॉपिक में जो आपके दिल में रैंट करना है, आपको रैंट करना है, आप रैंट करो। तो बेसिकली आपका फियर हटाने की बात होती है कि आप किसी से भी बात कर सको। देन अब जैसे ये 3 कोर्सेज मैंने बताया, एड मैप, DOCC, इसमें आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है। आपको अपना काम निकलवाना है तो आपको मतलब किसी ना किसी तरीके से कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो वो जुगाड़ लगाते लगाते ना आपको बोलना आ जाता है। तो मैं अपनी बात करूँ, मैं तो मतलब अकेला पड़ा रहता था, मेरे को किसी से मतलब नहीं था, मैं अपने टेक जॉब में खुश था। ठीक है। बट अब यहाँ आके रियलाइज़ हो रहा है कि बस उससे काम नहीं चलेगा, चल नहीं होने वाला। आपको ग्रो करना है, आपको मैनेजर बनना है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट, बात करना पड़ेगा, आपको अपना काम निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही मैं समझना चाह रहा था। ठीक है, इसके बाद आप मुझे ये ज़रा समझाओ कि अलमनाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्लेसमेंट्स में, या ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की जो ब्रांड वैल्यू होती है उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पे क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है इस पे जानने कि वो कांस्टेंट टच में रहें। राइट, सो आपका सेकंड पार्ट मैं पहले आंसर करता हूँ। सो जैसे कमिटीज़ बताई थी एड मैप्स में, उसमें वन ऑफ द कमिटीज़ कॉल्ड एलुमनाई कमिटी। ठीक है। वो हमारा रेगुलर टॉक्स होल्ड करवाते हैं एलुमनाई के साथ। एवरी once or twice a month वन ऑफ द एलुमनाई कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस एंड वो अपना बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, अभी मेरा क्या एक्सपीरियंस है, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि उनकी पोजीशन पे पहुंच पाएँ। ठीक है। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा एक और इनका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि देयर इज़ ऑल्सो पेयरिंग अप ऑफ एलुमनाइज विद लाइक पीपल। ओके। तो आपको वो 1-to-1 मेंटरिंग का भी एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप मुझे थोड़ा सा कैंपस लाइफ के बता दो, और इसके बाद एक लास्ट सेगमेंट है वो रैप कर लेंगे। ठीक है। हाँ, सो कैंपस लाइफ कैसे? कैंपस लाइफ बहुत एक्सूबरेंट है। बेसिकली हमारा ये कैंपस भवंस कैंपस कहते हैं। यहाँ पे SPJMR is one of the colleges, ठीक है। this is the B school. Apart from this we have like 2 engineering colleges, one normal undergraduate college and a school as well. ठीक है। सो SPJMR स्पेसिफिकली की बात करूँ तो हम सारे इवेंट्स, मतलब स्पोर्ट्स इवेंट होता है हमारा, कल्चरल इवेंट होता है जो मतलब बहुत सारी, एंड स्पोर्ट्स इवेंट तो मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है। इट्स कंसिडर्ड द बिगेस्ट B school sports event, which is going to come up soon. Apart from that जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें लाइक अब आप फोमो गए या कुछ भी गए, पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट सबका ही दिखता है। एवरीबडी ड्रेसेस अप, गणेश चतुर्थी हो, ओनम हो, अभी क्या हुआ था ये गरबा नाइट हमने होल्ड करी थी, तो उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी पार्टिसिपेट्स। तो एक मतलब जो बॉन्ड होता है ना, एक तो बैच साइज़ भी उतना बड़ा नहीं है। क्या है बैच साइज? सो इट यूज्ड टू बी 240, देन लाइक मैं मेंशन किया था PGTM BM भी ऐड हो गया, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द सिमिलर कोर्स स्ट्रक्चर। तो नाउ इट्स 360। ओके। तो अगेन कंपेयर्ड टू लाइक अदर B schools इट्स नॉट दैट लार्ज, बट या तो वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पीयर लर्निंग भी मिलती है। पीयर लर्निंग एग्जैक्टली, आपकी नेटवर्किंग, आपका नेटवर्क यही 360 लोग बनने वाले हैं। तो जब आप इनके साथ हर इवनिंग या एवरी वंस इन अ वाइल आप कुछ कल्चरल इवेंट में जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी नेटवर्किंग और स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो कि डेटा बैक्ड है। NIRF की वेबसाइट पे मैं देख रहा था, ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। मीडियम प्लेसमेंट गवर्नमेंट कह रही है, या SP जान ने जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग 30 लाख का मीडियम प्लेसमेंट है। ठीक है, 100% प्लेसमेंट तो हो ही जाता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा एक एस्पेक्ट है कि वहाँ पे एवेल्युएशन का एक पैरामीटर है जिसको कहते हैं पेयर परसेप्शन। ठीक है, अब पेयर परसेप्शन में जो SP जैन को उन्होंने दिया हुआ है 100 में से आई थिंक 30 नंबर दिए हुए हैं, राइट? तो ये बहुत मुझे थोड़ा सा शॉकिंग सा लगा कि ऐसा क्यों है। और पेयर परसेप्शन को निकालने का उन्होंने बड़ा डिटेल तरीका दिया है कि हम क्या करते हैं कि हम कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, वहाँ हम उनसे बात करते हैं कि उनका परसेप्शन क्या है यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, प्लस हम एकेडमिशन्स से जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो 100 में से 30 नंबर मुझे शॉकिंग लगा SP जान के लिए। तो आपका क्या टेक है इस पर? शॉकिंग है, करेक्ट है, बट थोड़ा एक्सपेक्टेड भी है। लाइक बेसिकली उस क्राइटेरिया पे यूजुअली यू गेट लाइक बिग ब्रांड नेम्स, IIMs। SPJMR जब आप MBA स्पेसिफिक B स्कूल जाना चाह रहे हो तब यू गेट टू नो, मेरे को भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। तो लास्ट के 6-7 महीने में मेरे को पता चला SPJMR करके एक कॉलेज है। तो बट व्हेन यू गेट टू नो अबाउट इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट B schools। द अदर थिंग इज़ लाइक या वो उस रैंकिंग पे चीज़ें अच्छी नहीं है, बट करंट डीन ही स्पेसिफिकली वर्किंग टू इम्प्रूव ऑन दैट।
ओके लाइक वी बीन टोल्ड कि स्टेप्स आर बीइंग टेकन, वो एक्रेडिटेशंस हमारे बढ़ाए जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीब्रांड आवरसेल्फ। हमारा आप पढ़ेंगे तो अभी मोटो जो है इट्स एडवांसिंग वाइज इनोवेशन, तो वी वांट टू क्रिएट अ नीश। तो विद दैट नीश वी एक्सपेक्ट कि लाइक द कॉलेज नेम ऑल्सो perception increases. Another thing is कि compared to like old IIMs and other XLRI maybe, it's not that old of a school. So even the alumni base is it hasn't reached that position because they're not basically not at that position. They're not that old. एग्जैक्टली So जब वो part हमारा आएगा तो obviously you'll see an increase in peer perception. ठीक है। एक लास्ट सवाल मेरा ये होगा, अब कैट आपका 26 नवंबर को है, ठीक है, आपने कैट क्लियर किया हुआ, अच्छे परसेंटाइल रहे आपके, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर लास्ट मोमेंट कुछ टिप्स देने हो आपको जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, किस तरीके से अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें या अपने प्रिपरेशन को कैसे फाइनलाइज दे सकते हैं? ओके, आई थिंक अभी आपको मतलब आई थिंक बस मॉक्स पे फोकस करना चाहिए। आपका मोस्टली सिलेबस वगैरह हो भी जाना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ है तो ट्राई टू लाइक फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। क्या पॉसिबल है इतने कम टाइम में आप दोबारा से स्टार्ट करके और एक अच्छा परसेंटाइल निकाल पाना? पॉसिबल है बिकॉज मैंने भी सितंबर एंड के टाइम ही स्टार्ट किया तो था। आप स्ट्रैटेजी बताइए दो। बहुत Right. सारे लोग अब पूछेंगे कि भाई आपने पूछा ही नहीं कि किस तरीके से सितंबर एंड में स्टार्ट करके 97% Yeah, so basically I was working till August of 2022. ठीक है। फिर मैंने 8th या 15th के आसपास क्विट किया था, मैं जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। वहाँ मेरे को कुछ खास जमा नहीं, तो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस था। ठीक है। बट आई थिंक सितंबर 15th के आसपास एटलीस्ट आई टुक ऑल ऑफ द कोर्स मटेरियल और मैं खुद स्टार्ट करने लगा प्रिपरेशन। वो पार्ट अच्छा चल रहा था उसमें, बीइंग एन इंजीनियर थोड़ा क्वांट्स वगैरह में वैसे भी लाइक इट वाज फाइन। बट मेरा जितना भी आया है आई वुड सोली क्रेडिट इट टू मॉक्स। मैंने मतलब इनसेन नंबर ऑफ मॉक्स दिए हैं, ओके, तो मैंने कितने मिनिमम कर ही लेने चाहिए? मिनिमम कर ही लेनी चाहिए। आई थिंक आपके डेज पे डिपेंड कर सकता है कि आप मतलब एवरी ऑल्टरनेटिव डे एक मॉक दे सकते हो, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है। मैं तो शायद दिन में एक मॉक दे देता था, शाम में भी एक बार मॉक दे देता था। तो मैंने उतना प्रिपेयर मतलब सिलेबस के हिसाब से नहीं किया था जितना मैंने कैट के हिसाब से कर लिया था कि मेरे को अच्छा। एग्ज़ाम डे पे मेरे को पता है कि क्या आने वाला है ऑलरेडी। तो एक मसल मेमोरी टाइप आपकी बैठ जाती है कि आपको बार बार टाइम नहीं देखना पड़ रहा है, आपके दिमाग में ही क्लॉक चल रहा है कि ये टाइम हो गया है, अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा है, तो उसमें टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस का लेवल मतलब ठीक रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो मॉक्स देने की सही तरीका क्या है? अब एक तो ये है कि आपने मॉक्स दिया, अब आपके अच्छे नहीं आ रहे, अब आप वहाँ बैठ गए, तो सही तरीका क्या है मॉक्स देने का? तो सो हमें जैसे स्ट्रैटेजी बताई जाती थी कि आप मॉक्स दो, उसमें जितना टाइम आप मॉक्स देने में ले रहे हो उतना ही टाइम आप एनालाइज करने में लो। तो आप एक मॉक दिया, आपने देखा कि आप किस पॉइंट पे स्टक हो गए थे, तो आप इसको दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि एक तो हो सकता है कि आपका प्रेपरेशन जो है इनफ नहीं था, कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था। दूसरी बात हो सकती है कि आपको टेस्ट देना अभी तक नहीं आया है, तो आपको मतलब थोड़ा खुद को काम डाउन करना आना चाहिए। आपको डिफरेंट सिचुएशंस पता होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो मॉक्स आपको ऐसे हेल्प करते हैं। तो आप एनालिसिस में बहुत टाइम दीजिए, आपके जितने भी गलत हुए हैं या आप अनआंसर्ड रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को वापस जाके आप रीडअप करिए। थोड़े स्पेसिफिक मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक्स कहते थे या मतलब टॉपिक वाइज मॉक्स कहते थे, उनको प्रिपेयर करिए। इससे यू विल सी अ डिफरेंस। बहुत जल्दी नहीं आता है बट आ जाएगा। हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस। अब उस दिन जो डे होता है, उस दिन अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करें? सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उससे पहले, और ये मतलब वो एक दिन मतलब क्या सच में सोना इंपॉर्टेंट होता है? सोते हैं बच्चे जो आप यहाँ बैठे हो, या ऐसे ही बोल देते हो जब एक बार हो जाता है उसके बाद तो हाँ सोना इंपॉर्टेंट है? क्या पूरी रात पढ़ाई चलती है? नहीं, मतलब उस दिन के पहले तो पढ़ाई नहीं चलती है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐसा कर नहीं सकते कि आपका स्लीप शेड्यूल इतना ख़राब है और एक दिन आप लास्ट डे में जाके बोला कि हाँ मैं 10 बजे सो जाऊँगा। तो आपको करना क्या पड़ता है कि आप एक हफ्ते पहले से अपना स्लीप शेड्यूल बनाओ। एक और चीज़ कहते हैं कि आपका जब एक्चुअल एग्ज़ाम है उसी टाइम आप मॉक्स भी दो, तो इससे आपका मतलब ब्रेन एक तरीके से एक्टिव हो जाता है, आप किसी भी चीज़ से नर्वस नहीं होते हैं। दूसरी मतलब मैं बहुत क्रिटिकल चीज़ बताऊँगा जिससे मेरा थोड़ा काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हुआ कैट के साथ, जिसकी वजह से परसेंटाइल भी थोड़ी मेरी ड्रॉप हुई। वो होता है कि आप जब वहाँ पहुँच गए आप सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दो कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। आपका कुछ अगर ख़राब चल रहा है तो मतलब
आप ज़्यादा उस चीज़ को पुश ना करो। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा माउस नहीं चल रहा था। ठीक है। मैंने इन्विजिलेटर को बोला मेरा माउस नहीं चल रहा, आप प्लीज़ हेल्प करिए। बोलता हाँ हाँ चल तो रहे, क्लिक हो तो रहे। तो उस पर लाइक आई स्पेंड 5-10 मिनट्स। तो मेरा इनिशियल टाइम वहाँ पे चला गया एंड उसके बाद लाइक आई गॉट एजिटेटेड एज वेल। तो आपको यही करना है कि हो सकता है उस दिन आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको बस अपना टेम्पर कंट्रोल करके रखना है, अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करके रखना है। आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे, रात में सो जाओगे, इट विल बी नो डिफरेंट दैन गिविंग मार्क्स। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। ठीक है, काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए इन्होंने जो एक्चुअली प्रैक्टिकल हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, इसके अलावा क्या क्या कॉल्स थे आपके पास, कहाँ के ऑफर लेटर्स थे आपके पास? सो मेरे पास कॉल्स न्यू IIMs के थे, ठीक है। IIT दिल्ली, ठीक है। IMDI गुड़गांव, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ वाला, SP जैन। डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहा आपके लिए, क्यों बाकी सबको छोड़ के आपने SPJIMR को चुना? आई थिंक जितने मैंने कॉलेजेस बताए उस हिसाब से मतलब इट वाज क्लियरली स्टैंडिंग आउट SPJIMR। और बाकी मेरे को इनका करिकुलम बहुत अच्छा लगा। जो सोशल में भी था हमेशा से, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ फोकस, प्लस ऑब्वियसली प्लेसमेंट नंबर्स हेल्प अ लॉट एज वेल। इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट आई हैड। ठीक है। एंड ब्रांड नेम भी बाद में मेरे को समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है इस कॉलेज का। तो ओवरऑल सारी चीज़ें, हाँ ये सारी फैक्टर्स देख के डिसाइडेड दिस। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे वो हमने कवर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, रह जाता है, तो डेफिनेटली आप रीच कर सकते हो। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर पाऊँ, जो भी आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर पाऊँ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ, और कोशिश करेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।